अब तो राम मंदिर जैसे पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। जब अखिलेश यादव ये सारे चीजों को ट्वीट किए, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख का जमीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया। भगवान राम के 3 किलो का हार और 1 किलो का चरण पादुका नकली सोने से बदल दिया गया। वेलकम टू आवर न्यू डॉक्यूमेंट्री। देखिए, अयोध्या मंदिर में रोज लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इन लाखों भक्तों में से कोई किसान भी होता है जो कि अपनी खेती होने के बाद कुछ हिस्सा भगवान राम को भी देता है। कोई हाउसवाइफ होती है जो अपने पैसे को बचाकर प्रभु श्री राम को चढ़ाती है। ये सारे लोग इस विश्वास के साथ आते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा प्रभु श्री राम के सेवा में जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अब तक तो हमने बैंकों में लूट देखा था, घरों में लूट देखा था, मगर अब तो राम भूमि में भी लूट होना शुरू हो चुका है, जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ और देश का सबसे सिक्योर रूम है। लेकिन सवाल यह है, सीसीटीवी के सामने, बैंक के स्टाफ के सामने ये कांड किया कैसे गया। देखिए, जब 9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर को बनाने का फैसला दिया, इसके साथ ही साथ एक ट्रस्ट भी बनाने का ऑर्डर मिला था ताकि राम मंदिर का पूरा मैनेजमेंट ये ट्रस्ट करवा सके। अब देखिए, कोई नया बात नहीं है। भारत में जो दूसरे मंदिर भी है, जैसे कि माता वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, इन सब के भी ऐसे ही ट्रस्ट है और ये सब स्टेट गवर्नमेंट के निगरानी पर होता है। लेकिन श्री राम मंदिर का केस वैसा नहीं है। 5 फरवरी 2020 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर का ट्रस्ट बनवाया, मगर ये ट्रस्ट बाकी मंदिरों के जैसे गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, बल्कि ये एक ऑटोनोमस ट्रस्ट था। मतलब ये ट्रस्ट टोटली प्राइवेट होगा। लेकिन ट्रस्ट के जो अंदर लोग थे वो तो बीजेपी गवर्नमेंट के थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 में से 12 मेंबर तो खुद बीजेपी ने नॉमिनेट किए। फॉर एग्जांपल, निपेंद्र मिश्रा, जो कि 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के भी मेंबर थे। और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया गया था। ये आरएसएस के मेंबर थे। फिर जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो इन्हें आरएसएस से वीएचपी में भेजा गया था। फिर वो वीएचपी के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। ऐसे ही बीजेपी के एक एमएलए कामेश्वर चौपाल जी को कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया था। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इनका काम था सेल्स और परचेज पर ध्यान देना। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रस्ट था वो तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, मगर ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे वो गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। अब ऑटोनोमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर में कितना खर्चा आया, कितना दान किया गया, ये सब का जानकारी देने से गवर्नमेंट मना कर सकती है। इनफैक्ट आरएसएस के कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो मंदिर के ऊपर आरटीआई डाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र, इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट में जो टैक्स की छूट दी गई थी इसके रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अब क्योंकि ट्रस्ट ऑटोनोमस बॉडी है तो सीबीडीटी ने मना कर दिया। अब मैं जो ये बार बार बोल रहा हूँ कि ऑटोनोमस ट्रस्ट है, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी और यही सब चीजों का जड़ है। ट्रस्ट बनने के बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अयोध्या के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यहाँ पे ट्रस्ट का एक 0 बैलेंस का अकाउंट खोला गया था। अब अकाउंट खुलने के बाद सारे लोग उसमें डोनेशन देना शुरू किए। अब ये सब होने के 7 महीने बाद नवंबर 2020 को ट्रस्ट के जो मेन ऑफिशियल्स थे उन्होंने ऑडिट बनवाया। बट एज पर इंडियन एक्सप्रेस, इस ऑडिट फॉर्म ने कहा कि जिस तरह से ऑडिट है ये हाईली अनप्रोफेशनल है। मगर इस वार्निंग के बाद प्रोसेस को सही करने की जगह इसे दबा दिया गया। इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम वैसा ही चल रहा था। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब एक दीनानाथ वर्मा नाम का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। वो नोटिस करता है कि मंदिर में जो एल्युमिनियम का जो काम हो रहा था वो जानबूझ के 1.5 गुना ज्यादा बिल्स में दिखाया जा रहा था। अब ये चीज देखकर दीनानाथ वर्मा ने कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात की तो उन्होंने कहा कि इस कमीशन का जो 40% हिस्सा है वो डॉक्टर अनिल मिश्रा को देना पड़ता है। तो भैया ये तो करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात उस टाइम दब गया, मगर कुछ ही सालों बाद राम मंदिर पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाता है और उसके बाद मंदिर को खोल दिया जाता है। मंदिर के खोलते ही 8 से 13 लाख रुपए का डोनेशन आना शुरू हो जाता है। अब ये सब मैनेज करने के लिए 4 हाईली एडवांस काउंटिंग मशीन लगाई गई थी और एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्सेस भी रखे गए थे। अब धीरे धीरे डोनेशन का अमाउंट बढ़ने लगा था। मैनेजमेंट ढंग से हो नहीं पा रहा था, तो इस चीज के लिए 2 सॉल्यूशन निकाले गए। पहला तो राम मंदिर से 200 किलोमीटर के दूरी में एक बड़े से बेसमेंट के अंदर सिक्योर काउंटिंग रूम बनवाया गया, जिसमें सीसीटीवी और सिक्योरिटी की सारी चीजें लगाई गई थी ताकि कोई भी इसमें स्कैम ना कर सके। दूसरा चीज, ट्रस्ट ने जो है वो एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया ताकि जो भी काम चल रहा है इसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा सके। अब एमओयू साइन होने के बाद एसबीआई को प्रॉपर्ली इंटरव्यू के साथ हायरिंग शुरू करना था। उसके बजाय कौन ट्रस्ट का खास है उसके बेसिस पर हायरिंग होने लगी। सबसे पहले ट्रस्ट में जो
जो चंपत राय थे उनके क्लोज रिलेशन के गगनदीप सिंह और रितेश चतुर्वेदी को मंदिर से बैंक तक जो डोनेशन जाता था उस टीम में शामिल किया गया और हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग एसबीआई के ऊपर फोर्स किया गया कि वो दूसरे किसी और को हायर नहीं कर सकते हैं। मतलब ट्रस्ट के जो अपने खुद के क्लोज रिलेशन के जो आदमी है वही उसमें काम कर सकते हैं। अब ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, अब सुनिए इसका कनेक्शन कहाँ से है। यह है मनीष यादव, ये चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था। इसका काम था कैश काउंटिंग का हैंडलिंग करना। अब ऐसे ही थे अनुकल्प मिश्रा, ये लव कुश मिश्रा के जीजा थे। अब ये दोनों के दोनों ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को डोनेशन का नोट गिनने के लिए रखा गया था। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव ये ट्रस्ट के अंदर की मेंबर थे। इनका खाली काम था कि जितना भी मेन वर्क है उस पर निगरानी देना। अब मैंने जिन लोगों का नाम लिया है इनका सैलरी बस 20 से 22 हजार की थी, मगर अब ये 20-22 हजार वाले थोड़े ही देर में अभी करोड़पति बनने वाले हैं। अब देखिए रूल्स के हिसाब से जगह जगह पर डोनेशन बॉक्स लगा दिए गए। अब जब ये डोनेशन बॉक्स भर जाते थे तब इन्हें 200 मीटर की जो दूरी में जो बेसमेंट था वहाँ पर लेके जाया जाता था, जिसको अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था। अब इस बेसमेंट के अंदर सीसीटीवी के निगरानी में 2 शिफ्ट में काउंटिंग की जाती थी। टोटल 50 लोग इस काउंटिंग रूम में प्रेजेंट रहते थे। काउंटिंग के पीरियड में 50 में से बस 24 लोग काउंटिंग करते थे। अब इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के मेंबर निगरानी रखते थे। इन दोनों के ऊपर अब 14 लोगों का टीम था, जिसमें से कुछ स्टेट बैंक के थे और कुछ ऑडिट टीम के। और जब ये काउंटिंग होता था तो टीसीएस के मेंबर्स कैमरा से देखते भी थे। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल आदमी था ही नहीं, सब जुगाड़ से आया था, तो सब कोई एक दूसरे को जानते भी थे। अब जब ये काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो कुछ दिन बाद ये लोग स्कैम करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये लोग जानते थे कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ है तो कुछ कैमरा का इन्होंने व्यू ब्लॉक किया। अब जब व्यू ब्लॉक होता था तो कुछ लोग जो है 500 के गड्डी अपने पॉकेट में डाल लेते थे एंड एज पर एनडीटीवी छुपाने के बाद इसे बाथरूम में जाकर रख दिया जाता था। और फिर जब वर्किंग आवर्स खत्म होता था तो बाथरूम में जाकर वो गड्डी को लेकर वो बाहर निकल जाते थे और जितना भी है अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। काफी समय तक ये लोग ऐसे करते रहे, किसी को भनक भी नहीं पड़ा। मगर ईयर 2025 में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल्स थे जिनको शक हुआ कि 500 के जो नोट है वो दूसरे नोटों से काफी कम है। अब उनको लगा कि कहीं पैसा चोरी तो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एसबीआई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के एसओपी साइन की और कुछ रूल सेट किए, जैसे कि बिना जेब वाले कपड़ा पहनाए जाएंगे। दूसरा रूल्स ये था कि एसआईएस के कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स भी वहाँ लगाए जाएंगे, रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनका भी डेट वगैरह ऐसा मेंशन किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि 180 दिन का जो फुटेज होगा वो भी रखना मैंडेटरी होगा। अब एसओपीस और रूल्स तो बन गई, मगर हैरानी की बात है कि एक भी चीज फॉलो नहीं हुई। जो बिना पॉकेट वाला कपड़ा पहना था वो फॉलो नहीं हुआ। 180 दिन का जो फुटेज था वो 45 दिनों का फुटेज में बदल दिया गया। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हो तो अलग बात है, मगर जिस तरह से लोग एक एक करके गड्डियां उठा रहे थे 500 के, अब डे बाय डे ये करना थोड़ा से उन लोगों के लिए मुश्किल होने लगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा गार्ड्स आ गए थे रूम में। अब चोर तो भैया चोर होता है, वो कैसे भी करके अपना चोरी वाला माइंडसेट लगाएगा ही। अब देखिए जब डोनेशन बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें मिक्स नोट होते हैं, कोई 100 के, कोई 50 के, कोई 500 के। अब इन सब को छाट कर अलग अलग गड्डिया में रखी जाती है और हर गड्डी में ठीक 100 नोट रहते हैं और फिर गड्डियां गिनी जाती है ताकि नोट गिनने में आसानी हो। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि 100 नोट रखने की जगह 120 नोट रखना शुरू कर दिए। अब इससे हुआ ये कि हर गड्डी में 50,000 रहने की जगह 60,000 रुपए हो गए, लेकिन ऊपर में जो वाउचर लिखा जा रहा है उसमें 50,000 ही लिखा जा रहा है, 60,000 नहीं। अब किसी को भी नहीं पता है कि उसमें 100 नोट नहीं बल्कि 120 नोट है। अब मैंने पहले जिस शख्स का नाम लिया था अनुकल्प मिश्रा, ये पूरे चीज का हैंडलिंग वो कर रहा था। अब मंदिर से कैश को बैंक ले जाने के लिए गगनदीप को और टीनू को ये काम दिया गया था। अब बैंक ले जाने से पहले ये लोग कहीं पर गाड़ी रोककर जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको निकाल लिया करते थे। अब ये किसी को भनक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था कि 100 नोट है मगर उसमें 120 नोट रहते थे। बाहर निकलकर वो जो 20 नोट है वो निकाल कर अपने जेबा में डाल देते थे और बचा हुआ जो 100 नोट था उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते थे। अब काफी महीने तक यही काम चलता रहा। भगवान राम के डोनेशन के पैसे को ये लोग कैसे तरीके से चोरी कर रहे हैं। अब मार्च 2026 आते आते एसबीआई को एक सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी, तो इस वजह से एसबीआई ने ट्रस्ट मेंबर्स को ये सजेशन दिया कि जो स्टाफ में जो काउंटिंग मेंबर्स है उन्हें चेंज कर दिया जाए, ताकि ये जो चोरी और घपले का जो डर है ये खत्म हो जाए। लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय इससे करने से डिनाई कर देते हैं और उनके जो मेंबर थे वो एज इट इज उसे कंटिन्यू रखते हैं। अब एसबीआई ने तो मेंबर्स बदल नहीं पाया, मगर मई 2026 में एसबीआई वालों ने वहां पर हिडन कैमरास लगा दी थी ताकि काउंटिंग रूम में जो हो रहा है वो सीक्रेटली एसबीआई वालों को पता चल सके। अब हिडन कैमरा वो लोग लगा के चल जाते हैं, मगर 4 जून 2026 को वो एक हफ्ता का फुटेज खोलकर देखते हैं और जब वो लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो भैया उनको ये दिखाई देता है कि सीसीटीवी के सामने जानबूझकर आके वो लोग खड़े हो जाते हैं
और बाकी के जो मेंबर्स थे वो पैसा लेकर अपने कपड़ों में छुपाने लगते हैं और इन सब में अविनाश शुक्ला सबसे आगे दिख रहा था। अब सारा सबूत तो सामने आ गया था, तो अगले दिन 5 जून 2026 को पुलिस अविनाश के घर में छापा मारती है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अविनाश शुक्ला जो था वो 20 से 22 हजार ही बस कमाता था, मगर अब उसके घर में 1 से लेकर $100 का नोट मिला था। साथ ही साथ करीबन 20 लाख के करीब इंडियन करेंसी भी मिलता है। कुल मिला के 58 लाख का एसेट सामने आता है। अब सारा सबूत तो सामने आ गया था, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई ऑफिशियली FIR दर्ज नहीं किया जाता है। अब देखिए, मंदिर के जो दूसरे स्टाफ थे जो चोरी नहीं कर पा रहे थे, वो इन सब से चिड़े हुए थे। अब मंदिर में से एक स्टाफ समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे से जाके ये सारा चीज शेयर करता है और उसी दिन समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि अखिलेश यादव ये सारा चीज ट्वीट कर देते हैं और उसी दिन ये न्यूज पूरा आग के तरह देश में फैल जाता है। अब ये न्यूज आने के बाद चंपत राय ने क्या कहा, ये आप खुद से सुन लीजिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है, मगर उसी वीक में ट्रस्ट का जो अकाउंट इंचार्ज था मणिपाल सिंह, 2020 में जब वो वहां पर काम कर रहे थे तब से ही करप्शन और स्कैम शुरू था। अब बहुत से भक्त जो आते हैं वो पैसा नहीं देके बल्कि चांदी और सोना देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस में नहीं जाके वही डोनेशन बॉक्स में वो सोना चांदी जो भी ज्वेलर्स है उसको वहां पर ही डाल देते हैं। अब इसके बाद टीनू यादव क्या करता है, वो जितना भी ज्वेलर्स का फोटो है वो बॉक्स को खोल के सारा फोटो लेकर चंपत राय को भेजता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 10 अलग अलग ज्वेलरी बॉक्स को बिना किसी हिसाब के ऐसे ही जाने दिया गया। अब जब महिपाल जी ने इस बारे में शिकायत की तो उन्हें निकाल दिया गया। अब इसके बाद आते हैं बीजेपी के फॉर्मर MP ब्रिजभूषण सिंह। उन्होंने कहा कि स्कैम का पूरा डिटेल्स उनके पास है, मगर वो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल लोग शामिल हैं। अब देखिए, न्यूज पूरी तरीके से फैल चुका था, तो 13 जून 2026 को तब यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस चीज की इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। अब उसी दिन SIT के टीम ने अयोध्या जाकर 42 पीपल से बारी बारी करके पूछताछ की और उसके बाद वो लोग काउंटिंग रूम पहुंचते हैं। अब काउंटिंग रूम के वॉशरूम में 2.5 लाख रुपए उनको ऐसे पड़े हुए मिले और यही चीज से कंफर्म होता है कि चोरी तो भैया यहाँ पर चल रहा है। अब जब वो काउंटिंग रूम का फुटेज निकलवाने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि 7 से 8 महीना का जो CCTV फुटेज है वो तो डिलीटेड है, और जबकि रूल में था कि 180 दिन का फुटेज होना ही होना चाहिए। अब SIT की टीम पहुंचती अर्जुन दे के पास क्योंकि 1600 कैमरा का पूरा हैंडलिंग अर्जुन दे करता था। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यही अर्जुन दे रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर था जिसका 17 साल से अभी तक एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ था, बल्कि ट्रांसफर लेटर आते थे मगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। मतलब 2009 से अभी तक एक बार भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ये तो हैरानी की बात है ही, मगर इससे भी हैरानी की बात यह है कि जैसे ही SIT की टीम पहुंचती है उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर भी किया जाता है तो गोरखपुर में। अब SIT की टीम जब गोरखपुर पहुंचती है तो उनको ये मिलता है कि अर्जुन देव के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट था वो पूरा डिलीटेड था, मोबाइल पूरा का पूरा फॉर्मेट था, मतलब कि सारे जो एविडेंस थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। 13 जून को SIT की टीम टीनू यादव के घर में छापा मारती है। छापा मारने के बाद इसके घर से ज्वेलरी, कैश, 50 करोड़ के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और भैया फॉर्च्यूनर जैसी कार भी मिली। अब जबकि मैंने पहले बोला था कि टीनू यादव जो था वो चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर था। अब टीनू यादव के भतीजा यानी कि मनीष पांडे के घर में जब SIT की टीम पहुंचती है तो उसके घर से 36 लाख के कैश मिलते हैं। फिर अगले दिन 14 जून को लव कुश मिश्रा जो कि एक कार मैकेनिक था, उसके घर में गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए का कैश मिलता है। बाकी अनुकल्प मिश्रा जो कि लव कुश मिश्रा के जीजा है, वो अब एक फार्म हाउस के मालिक हैं। अब 23 जून तक SIT ने पूरा फाइल को बनाकर संजय प्रसाद को दे दिया। अब संजय प्रसाद ट्रस्ट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। अब देखिए, ट्रस्ट का जो रिपोर्ट है वो ट्रस्ट के मेंबर के पास ही जा रहा है, मगर रिपोर्ट सबमिट होने के 2 दिन बाद 25 जून को ट्रस्ट के मेंबर मोहन जी ने FIR दर्ज की और टोटल 8 लोग के ऊपर FIR दर्ज किया गया। ये नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। FIR में अगर आप जाके देखोगे तो सारे छोटे आदमी का नाम है। इनके जो मेन लॉर्ड है इनका कहीं अता पता ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा स्कैम को ये लोग छोटा मोटा आदमी कर नहीं पाएगा। इनके जो हेड है उनका पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला गलती हुआ ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के। RTI आप डाल नहीं सकते हो, ठीक है, RTI आप नहीं डाल सकते हो, अलग बात है, कम से कम जो रूल्स जो दिया गया है उसको तो फॉलो कर लेते। देखिए, सारा पैसा जो है पब्लिक का है और पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनका पैसा गया तो गया कहाँ, ये चोरी हो गया। तो सबसे पहले एक वेबसाइट बनाकर उसका पूरा ऑडिट जो है वेबसाइट पे पब्लिश करिए ताकि पब्लिक उस चीज को देख सके। हाँ, तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट फेस वाला लॉन्ग वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा बताइए, और इसके बाद आपको किस टॉपिक में वीडियो देखना है वो भी बताइएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो बताते हुए जाइए कमेंट्स में। जय श्री राम।